हाँ जी देखिए, भाग कितना है ये 25। मौलिक अधिकार के बारे में कल हम याद करा चुके थे। आज पढ़ाना है आपको अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इतना इंटरेस्टिंग है और इतना समझने वाला है कि पूरा क्लास इसी में लग जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं कम से कम में कंसाइज कर दे आपको। ठीक, कल का थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार तो याद चाहिए ही चाहिए ना। 12 से लेके 35 तक मोटा मोटी आपको ये इसमें है, ये चाहिए याद। तो 12 में क्या है और 13 में 13 में है कि जो असंगत होगी वो शून्य हो जाएगी। अब 14 में बोलिए, 14 में क्या है विधि। 15 धर्म जाति 16 17 18 19 बताए थे। तो 19 में 6 गो। 19 का ए बोलिए, 19 का बी, 19 का टी, 19 का डी, 19 का ई, 19 का एफ आजीविका ना। 20 21 21 ए, 22 23 24 25 अंतःकरण 26 नियोजन प्रबंधन 27 कर से 28 29 अल्पसंख्यकों को शिक्षा 30 अल्पसंख्यकों को अपने सेक्शन में स्थापित करने का पहले कह रहा है। 28 कह रहा है कि आप कर सकते हैं संरक्षित। 29 कहता है कि इसके लिए आप विद्यालय भी खोल सकते हैं। 31 नहीं 32 हो गया। क्लियर है? मतलब इसको तो रोज देखना एक बार। ठीक, अब इस सबको अलग अलग पढ़ना है। हम कल बताए थे कि अनुच्छेद पढ़ने के पहले किन 3 बातों को बैकग्राउंड में रखोगे। पहला कि अनुच्छेद है क्या, शब्द क्या है ना, अनुच्छेद क्या कह रहा है, शब्दशंस, समझ रहे हो। दूसरा बात उसका अर्थ क्या है ना। अब तीसरा बात ये देखोगे कि उसका भारत में पालन होता है या कोई अपवाद भी है, पूछेगा यही। समझ रहे हो। 3 बातों पर अनुच्छेद को पढ़ते वक्त बैकग्राउंड में हम लोग 3 बातों पर ध्यान देंगे कि वो कहता क्या है, उससे क्या अर्थ निकलता है ना, और क्या वो भारत में पूरी तरह से लागू है या कोई अपवाद है, कि अनुच्छेद क्या कह रहा है। ठीक, तो अनुच्छेद 14 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, शब्दशंस। ये मतलब पूरी तरह से शब्द नहीं है, मतलब मीनिंग उसका यही अर्थ हुआ। क्या है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद में? राज्य क्या लिखा हुआ है? राज्य किसी व्यक्ति को, लिखिए किसी व्यक्ति को, समझ रहे हो, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समता, विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
मतलब मोटा मोटी यही बातें लिखी हुई हैं। किसमें? अनुच्छेद 14 में। अब इसको समझो थोड़ा ठीक से। संविधान में हम क्या बताए थे कि ये मौलिक बातें लिखी हुई हैं, उससे आप लेकर अर्थ निकाल सकते हो, यानी बीज रूप में बातें लिखी हुई हैं। समझ रहे हो? जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें आपको कि पढ़ो पढ़ो और सही पढ़ने से पास हो जाओगे, तो हमारा शब्द तो ठीक है, समझ रहे हो? हम तो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, मगर अर्थ और भावार्थ देख रहे हो, हम पढ़ने के कह रहे हैं। हम आपका तारीफ कर रहे हैं का? इसमें तारीफ कर रहे हैं जी का? पढ़ो पढ़ो और सही पढ़ने से पास हो जाओगे, लड़ोगे तो हम कहेंगे कि पढ़ना ही के तो कह रहे थे। ठीक है, तो अब उसी तरह से अर्थ निकालना। देखो ये बात है, अब क्या क्या बात फंस गया इसमें। देखो फंस गया, कह रहा है कि राज्य, तो अब राज्य क्या है, ये बात फंस गया। राज्य मतलब कौन कौन राज्य में रखिएगा, तो ये बातें बता चुके हैं। किसमें? 13 में, 12 और 12 में। इसीलिए वो 12 की राज्य कहिएगा तो राज्य का मतलब कौन कौन, ठीक, तो वहां बता चुके हैं। अब व्यक्ति को, तब व्यक्ति में कौन कौन आएगा जी, यह बात फंस गया। किसी व्यक्ति को कौन, व्यक्ति में खाली हम ही नहीं, भारत के खाली नागरिक ही नहीं, वो वही बात फंस गया। ठीक, अब देखो विधि की समता, ये बात फंस गया। अब विधियों का समान संरक्षण, ये बात फंस गया। देख रहे हो, वंचित नहीं करेगा, यही इसको एक्सप्लेन करना ही बहुत बड़ी बात है, इसी को समझना है। दो बात अगर समझ गए, विधि की समता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको समझना है। तो पहली बात कि राज्य क्या है ना, इसके अनुसार तो वहां 12 में लिखाया गया है कि ये अनुच्छेद भाग 3 और भाग 4 के लिए ही राज्य की परिभाषा है, जाकर पीछे देखिए, क्लियर है। अब रहा व्यक्ति, क्या रहा? व्यक्ति। व्यक्ति में कह रहा है कि व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, तो पहले आ जाएंगे नागरिक। इसमें क्या आएंगे? नागरिक जो भारत के नागरिक हो, गैर नागरिक भी, गैर नागरिक भी, समझ रहे हो, गैर नागरिक भी, और विधिक नागरिक भी, विधिक व्यक्ति। एक टर्म आएगा है, देखो विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, इसको भी व्यक्ति में रखा गया। अब आपको बुझा नहीं रहा होगा, नागरिक तो समझ ही रहे हो, गैर नागरिक तो समझ ही रहे हो, विधिक व्यक्ति बताओ समझ रहे हो? विधिक व्यक्ति बताओ क्या? देख रहे हो, पढ़ाई समझ रहे हो, किताब पढ़ने से या यहाँ पढ़ने में क्या अंतर है? विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपनी, कोई निगम, कोई संस्था, उसको विधिक व्यक्ति बोलते हैं। ये मत समझ लेना कि जो कानून से बना है, पद कोई हासिल किया वो विधिक व्यक्ति नहीं है। ये विधिक व्यक्ति यानी कोई कंपनी है, कोई निगम है, समझ रहे हो, जो सरकार से क्या प्राप्त कर रहा है। व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा? ये कंपनी, निगम, जो सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा हो, या उसके बताए थे सब पीछे, ठीक, तो कंपनी निगम भी आएंगे, इसको कहा जाता है विधिक व्यक्ति। तो कह रहा है कि राज्य, राज्य की परिभाषा समझिए गए, व्यक्ति में क्या किया जाएगा? ये तीनों। अब विधि के क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यही बात फंस रहा है, क्लियर है? यही बात है। पहला आप समझ गए राज्य। अब व्यक्ति समझ में आ गया, गैर नागरिक, गैर नागरिक और विधिक व्यक्ति भी आएगा, उसको विधिक व्यक्ति बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विधि का समता और विधियों का समान संरक्षण, हम बैकग्राउंड में बताए हैं कि क्या बातें लेकर हम लोग चलेंगे, ठीक। तो पहला बात तो शब्दांश देख लीजिए, अब इसका अर्थ निकाल रहे हैं, तो अर्थ में क्या निकाल लिए कि ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिया। अब विधि की समता, इसको समझिए, विधि की क्षमता, ये हम लोग लिए हैं, मतलब प्रेरित है ब्रिटेन से। किससे है? ब्रिटेन से प्रेरित है।
विधि की क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। ये प्रेरित है कहाँ से? अर्थ से, मतलब अमेरिका से। विधियों का समान संरक्षण। क्लियर है? विधियों का समान संरक्षण। अब देखो, पहला बात तो हम बोले थे कि शब्दशंस क्या होगा। लाइट डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, समझिए ना। विधि की क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यही पढ़ना है। तो ये कहां से हम लोग लिए हैं? ब्रिटेन से। ये कहां से है? अमेरिका से, यूएसए से है। हाँ, अब एक बात समझिए, इसका अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि कानून के समक्ष सभी समान है। विधि का समान संरक्षण क्या कह रहा है? अर्थ इसका देखिए, इसका अर्थ क्या निकलेगा? कानून के समक्ष सभी समान है। मतलब अगर ये बातें लिखी हुई हैं तो कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के क्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तब विधि की क्षमता का मतलब क्या हुआ? कि राज्य कानून के समक्ष सभी समान है। इसका एक और अर्थ निकलता है कि जो भारत में विधि का शासन होगा। कल बताए थे कि ये बातें कहीं लिखी हुई तो नहीं है, बल्कि अर्थ से निकल के आती हैं कि भारत में विधि का शासन होगा। आज लाइट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, फिर भी देखिए। हाँ, इसका क्या अर्थ निकल रहा है जी? विधि के समक्ष सभी समान है। तो एक क्या अर्थ निकला कि भारत में विधि का शासन होगा, जो कि कहीं लिखा नहीं गया है। समझ रहे हैं? अगर कोई पूछ दे कि भारत में विधि का शासन है, कहाँ लिखा गया है? कहीं नहीं लिखा गया है, ये अर्थ से निकलकर आता है। ठीक। दूसरा ये है, इसका अर्थ एक और ये भी निकलता है कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा। किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा। देखो अर्थ निकलता है ये। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी को है या नहीं। अब दिया गया है विशेषाधिकार, तो किन आधारों पर दिया गया, किसको दिया गया, मगर अर्थ तो निकलता है कि विधि के समक्ष समता का, कि किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा और विधि के समक्ष सभी समान है और भारत में विधि का शासन होगा। अर्थ ये निकलता है। हम बैकग्राउंड में बताए हैं कि तीन बातें सोचना है कि वो क्या कह रहा है, अनुच्छेद इटसेल्फ ना, और उसका अर्थ क्या निकलता है और क्या पूर्णतः लागू होता है या नहीं। तो विधि के समक्ष समानता, इसी में सब निकल जाएगा। आरक्षण आरक्षण सब आता है, बढ़िया से इसको समझना है। अब विधि का समान संरक्षण थोड़ा सा समझना, अंतर है। आप लोग एक पिक्चर देखे थे आरक्षण, उसमें क्या देखे थे? आरक्षण पिक्चर देखे थे लोग, क्या देखे थे उसमें? हम देखे आपका नजरिया सैफ अली खान को देखे थे, क्यों? हाँ, दीपिका पादुकोण को देखिए, यही देखिए। समान कैसे करेंगे? नहीं, वो बात नहीं थी। हाँ बताइए सर। उसमें बोलता है ना कि आरक्षण क्यों देना चाहिए, क्योंकि जो निम्न जाति के लोग हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, दोनों का जो रहने का ये तरीका है समान थोड़ी है, वो ऐसी में रहता है। हाँ, यही बात मेन टर्निंग पॉइंट है, जो जहाँ कन्वर्सेशन होता है। किसका? सैफ अली खान का, एक और का, और लिख देता है कि आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो वो कहता है कि नहीं, तुम लोग डरते हो बराबरी से, बराबर बैठने से, बराबर पढ़ने से, कंपटीशन से डरते हो, इसलिए तुम लोग को आरक्षण का ही। तब जाके वहां कहता है सैफ अली खान, देखिएगा उस दिन याद होगा तो, कि नहीं, कि अगर हमारी माँ तुम्हारी माँ बराबर में आए और जाकर दूसरे के घर बर्तन साफ करे,
दूसरों का कचरा उठाएं, आकर खाना बनाएं और तब बराबर इसको बराबर करो और तब आओ कंपटीशन में। हम जिस तरह गरीबी में जीते हैं, जिस तरह सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उस तरह तुम पढ़ो और तब देखते हैं कंपटीशन। हम जिस तरह आधा पेट खाकर करते हैं, ऐसे बहुत सारा डायलॉग है, उस तरह तुम बराबर में आओ। एसी में पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुमको हाई फाई ट्यूशन है, हम लोग को कोई ट्यूशन नहीं है, और तब आओ और तब देखते हैं बराबर कंपटीशन। ठीक, यही बात कहता है विधियों का समान संरक्षण, और इसी के इर्द गिर्द है पूरा पिक्चर। बात समझ रहे हो? विधि का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा, और यहीं से आरक्षण निकलता है। अब देखो, किसी को परिस्थितियां समान है नहीं है, बात समझ रहे? कोई आराम से बढ़िया से खा पी रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बात समझ रहे हो? अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा ये है, वो पढ़ रहा है। एक बहुत गरीब में है, बहुत मुश्किल से पढ़ लिख कर उतना परसेंट लाया, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, योग्यता उसकी है। तो कहता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। ये चीज अमेरिका में था, ये नहीं कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको भी लिया है, इसको भी लिया है। विधि का समान संरक्षण समझ में आ गया? समान संरक्षण क्या होगा? अलग अलग और समान परिस्थितियों में, और समान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। देखो, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा, ये है क्या चीज? विधि का समान संरक्षण। समझ रहे हैं? ये आपको क्या लगता है, उचित है कि अनुचित है? उचित है, एकदम उचित है। और इसी को लोग कहता है कि आरक्षण चाहिए चाहे नहीं चाहिए, ये बात है आरक्षण के पीछे। नहीं तो कानून में तो कहता ही है कि विधि के समक्ष समता होगी, मगर कब? कंपटीशन का पूरा पिक्चर देखिए, समझ में आ जाएगा। और वही जब एक नेता जाता है, शिक्षा मंत्री, अपने बेटे के लिए एडमिशन के लिए, तो वहां भी कहता है अमिताभ बच्चन कि आपका लड़का इतना हाई फाई में रहकर, इतना सुविधा में रहकर वो मात्र 56.2 लाया ना, और एक गरीबी में रहकर हर तरह से पढ़ना है, हर तरह से सहकर मतलब लाया है उतना, तो आप आरक्षण किसको दीजिएगा? रिजर्वेशन किसको? मेहनत में एक्चुअल में मेहनती कौन है? एक्चुअल में कैपेबिलिटी किसमें है? समझ रहे हैं? ये बात कहता है विधियों का समान संरक्षण। इसका अर्थ निकलता है कि असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। यहीं से आरक्षण आरक्षण सब निकल गया। देख रहे हो, एक बीज डाला गया और सारा निकल गया, और यहां से कह रहा है कि नहीं होगा, दोनों बता है। अब समझो इस बात को कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सर क्वेश्चन पूछे? हाँ बोलिए। सर ठीक है, संरक्षण है सही है, हाँ हम करते हैं, बट जो निम्न जाति के लोग जो बड़े पोस्ट पे आ गया, उनको तो नहीं मिलना? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, एक कैरेट के नहीं, यही पर तो विवाद हो रहा है। इसको हो गया है कुछ हद तक कि अगर एक कैरेट की जॉब है तो आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? छोटे जाति के चले गए बड़े पद पर, जैसे पासवान के बेटे चले गए। हाँ, तो पासवान जाति को उनको नहीं, उनके बेटे को नहीं मिलेगा, पूरा जाति का नहीं, फैमिली का। हाँ, पूरा जाति को। मतलब असमान पर अगर कोई भी आप पर व्यक्तिगत रूप से भी आरोप लगाता है ना, किसी व्यक्ति पर अगर व्यक्तिगत रूप से भी आरोप लगाना है कि आपने हमारे साथ गलत किया, आपने हमारे साथ सही किया या गलत किया, चाहे धोखा दिए, तो उसकी परिस्थितियां पहले देखिए कि समान परिस्थितियों में धोखा दिया है कि असमान परिस्थितियों में धोखा दिया है। बात समझ रहे हैं? अगर धोखा भी दिया है तो समान परिस्थितियां किसकी अनुकूल थी, अगर धोखा देने के पीछे क्या है? अभी वाला देख लो, वो तो एकदम है। समझ रहे हो? अभी वाला जो है यूपी वाला, वो तो एकदम सब कुछ परिस्थिति से ठीक है, तब नहीं धोखा दिया, तो टोटली गलत है। समझ रहे हो? बात समझ रहे हैं? तो ये भी देखा जाता है कि असमान परिस्थितियां हैं कि क्या है। क्लियर हुआ?
बात फंस गई। अब देखो यहाँ बात का फंसी कि ये डिसाइड कैसे करोगे कि किसी की असमान परिस्थितियां है, इसका मापदंड क्या होगा? लोग कैसे डिसाइड कीजिएगा? व्यवहार कीजिएगा किसी के साथ तो कैसे, क्योंकि लिखित तो बातें है नहीं, तो कैसे, किन आधारों पर असमान कैसे कहोगे कि हमारी परिस्थिति असमान है? आर्थिक और नहीं, बहुत सारा है, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया, देखिए बात समझिए, इसके लिए कहा गया कि ये केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए विशेष तौर पर बोला कि आप ना तार्किक वर्गीकरण दोगे। क्या करोगे इसके लिए? तार्किक वर्गीकरण। क्या बात है, वर्गीकरण मतलब ऐसा वर्गीकरण करोगे, ठीक, तार्किक वर्गीकरण के आधार पर इसको आप असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार कर सकते हो। तो उसके लिए कहा गया कि आप बोधगम विभेद करोगे। इसमें क्या करोगे? बोधगम विभेद। विभेद, बोधगम विभेद, इंग्लिश में एक वर्ड आता है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया करोगे, यानी कि कह रहा है ना सुप्रीम कोर्ट कि आप सरल और समझने योग्य विभेद करोगे। मतलब ऐसे बात बताओगे आधार पर कि इन आधारों पर असमान परिस्थिति है, ऐसा नहीं कह दोगे जो किसी को समझ में नहीं आए। बात समझ रहे हैं? और वो तर्क संगत हो। क्या हो वो विभेद? क्या हो? तर्क संगत हो। ऐसा मत बोल दीजिएगा कि विभेद करना है तो आप बुझेबे ना करें। ये बात कहा गया असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार के लिए। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब एक बार क्या राज्य किसी व्यक्ति को समता, विधि का समान समता का क्या अर्थ हुआ? कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, विधियों के समान संरक्षण, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है, मगर व्यवहार करने के लिए आपको तार्किक वर्गीकरण होना चाहिए, उसका आधार है बोधगम्य होना चाहिए, यानी आराम से समझ में आना चाहिए और तर्क संगत होना चाहिए। और भी आधार भौगोलिक, शिक्षा, अन्य राज्य के हित, और भी आधार बनाया गया। इसका आधार में आ गया भौगोलिक है, शिक्षा है, आर्थिक है, ये सब आधार बनाया गया। यानी कि अगर आप अंतर कर रहे हो तो ये ठीक। कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलिए, क्या दिक्कत है? बोधगम विभेद मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अगर किसी को देखो असमान परिस्थिति में अलग कर रहे हो ना, तो वो असमानता सबको समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई वर्ड नहीं डालोगे कि वो समानता सबको समझ में नहीं आए और उसके आधार पर विभेद करोगे। जैसे आर्थिक ले लो, हाँ, और भी बहुत सारे हैं। मतलब जिन जिन आधारों पर आप विभेद करोगे कि इस आधार पर, जैसे महिलाओं को मिलता है क्या? नहीं, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलता है, कानून के समक्ष ये है मातृ अवकाश। समझो बात को, इसका ये है विधि के समक्ष समता के अनुसार आपको नहीं मिलेगा, उन लोग को मिलेगा। अगर वो माता बन रही है तो आप भी पिता बन रहे हो, तो आपको तो 15 दिन, उन लोगों को तो इसमें बोधगम्य है कि नहीं कि 6 महीना का है, शारीरिक कंडीशन वैसा है ना, तो ये तो सबको समझ में आ जा रहा है। अब कहोगे कि ना इनको हम ऐसी करेंगे, नहीं देंगे, नहीं तो जब करेंगे, गजब बात है। हम ये फादर लोग कहे कि हमको भी 5 महीने का चाहिए, तो कहाँ से? तो बोधगम्य नहीं ना है। तर्क देना है तो ऐसे दे ही सकते हैं कि हम भी तो पापा बन रहे हैं, हम अगर माता बन रही है तो हमको देख रेख करना है, हमको ये करना है, हमारे फैमिली में कोई नहीं है, सब कहा जा सकता है। चाय बना के कौन पिलाएगा? तर्क देने के लिए दीजिए, मान लीजिए हुआ है तो देने के लिए तो कोई भी दे सकता है तर्क। सामान लेने जाना है, तबीयत खराब है,
बहुत सारा बात है, डॉक्टर के पास ले जाना है, इसलिए हमको 15 दिन से अधिक चाहिए। अब उन लोग को मिलता है 6 महीना का, तो क्या होता है, पेमेंट भी मिलता है। बात यहाँ पेमेंट का है, छुट्टी का ना है। अपना छुट्टी ले जाओ तुम, मगर हम छुट्टी पर हैं, आप पेमेंटो चाहिए। कहानी यहाँ है, ठीक है। और देखो बोधगम में कि जैसे आप पूछ रहे उदाहरण तो बता रहे हैं कि बोधगम क्या होना चाहिए, कि जैसे महिलाओं को मिलता है और है वृद्धों के लिए अलग सीट, महिलाओं के लिए बस में अलग सीट। ये कहाँ से बताओ, पुरुषों के लिए काहे नहीं? यहाँ तो आप विभेद कर दे रहे हो, तो बोधगम भी भेद करो ना जी। वृद्धों के लिए अलग सीट, महिलाओं के लिए अलग सरकारी बस में आप सीट कैसे लिख दिए कि यहाँ महिलाएं और वृद्ध? क्यों? क्योंकि आप कानून में तो कह रहे हो कि विधि के समक्ष समानता वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा ही, क्योंकि वो राज्य का बस है। हैं? कैसे आरक्षण कर दिए? तो यहाँ बोधगम है ना जी, कि नहीं जो वृद्ध हैं चाहे जो महिलाएं हैं उनके लिए है अलग है। और लड़ती है तो आप अपने प्राइवेट बस में मत दो महिलाओं के लिए, वो अलग बात है, मगर जो राज्य के अंतर्गत है लिख देता है वो अलग बात है। बात समझ रहे हैं? और देखो आरक्षण जो दे रहे हो महिलाओं के लिए ना, हाँ हाइट का, आपका हाइट कुछ और चाहिए, इसका इन लोग का कुछ और हाइट ही चाहिए, तो बहुत सारा है। मतलब ये रीजनेबल होना चाहिए। अगर असमान परिस्थितियों में हाँ असमान व्यवहार कर रहे हो तो। और उदाहरण दे, खिलौने दे, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गया? अब देखिए एक आता है क्वेश्चन पूछता है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अभी इसका बाकी है, क्या बाकी है अभी? कि इसका अपवाद अभी बाकी है। समझ रहे हो कि ये पूरा पूरे लागू होता है या इसका कोई अपवाद है? तो अपवाद देख लीजिएगा, ठीक। हाँ अब देखिए ये बात कहा गया कि व्यक्ति, नोट में एक बात लिख लीजिए, नोट में व्यक्ति, नोट व्यक्ति को, ठीक, या विधिक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं। व्यक्ति या विधिक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं। विधिक व्यक्ति तो समझ में आ रहा है, मतलब एक व्यक्ति को या चाहे व्यक्ति या विधिक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं, क्योंकि एक समूह में जो भी नियम कानून बनाओगे एक वर्ग के लिए बनाओगे। तो भी कह रहा है कि एक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति को वर्ग मान सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चित्तरंजन लाल वर्सेस भारत संघ। ये पूछता है, लिख लो, सुप्रीम कोर्ट में आया ये चित्तरंजन लाल वर्सेस भारत संघ का केस आया। इसमें कहा गया कि आप व्यक्ति या व्यक्ति को वर्ग मान सकते हो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत जो है, आगे पढ़ाएंगे हम मूल ढांचा, ठीक। तो ये तो कहीं लिखा नहीं गया है कि विधि का शासन होगा, कहीं लिखा तो है नहीं गया। तो विधि का शासन जो है वो मूल ढांचा है। विधि का शासन मूल ढांचा पूछता है, 1 नंबर का, विधि का शासन कहीं लिखा नहीं गया है, फिर भी ये मूल ढांचा है। मतलब मूल ढांचा ऐसा है ना कि उस पर उसको विभेद करोगे ना, उस पर छेड़छाड़ करोगे तो मूल ढांचा में बहुत सारा लिस्ट है कि ये मूल ढांचा है, ये डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट। मोटा मोटी तौर पे समझो कि मूल ढांचा में किन किन मुद्दों पर क्या क्या मूल ढांचा रहेगा ये डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई कानून बनाते हो, अगर कोई चैलेंज कर देता है सुप्रीम कोर्ट में और उस मूल ढांचा के विपरीत होता है तो वो कानून नल एंड वॉलिड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तरह तरह पर सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा में संशोधन करता रहता है और टॉपिक रखता रहता है कि ये मौलिक ढांचा में है, जिसको आप कानून बनाते हुए इसको नहीं मतलब काट करोगे। समझ रहे हो? ये है मूल ढांचा, मोटा मोटी तौर पर समझो। हम आगे बताएंगे कि मूल ढांचा में कौन कौन से है। तो ये तो विधि का शासन मूल ढांचा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं लिखा नहीं है और मूल ढांचा में है।
तो ये निकल के आया मिनर्वा मिल केस में। ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, मिनर्वा मिल केस पूछता है, मिनर्वा मिल केस में। आगे सबको पढ़ना है। तो विधि का शासन मौलिक ढांचा है। अब देखो, विधि का शासन मौलिक ढांचा है ना, मूल ढांचा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है जिसमें विधि का शासन का वायलेशन होता है तो वो कानून खत्म। मतलब रियल में अगर पावर रखा है लोग भारत में तो जज के पास साल, मतलब अगर देश चला रहा है ना कोई तो जज, नेता ये सब कुछ नहीं। अब पावर देखना है कि शक्ति क्या होता है और रुतबा क्या होता है तो जज का देखिए, समझ रहे हैं। मतलब इर्द गिर्द नाचता है लोग, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका अपवाद है क्या। ठीक, 3 बातें हम बता दिए। पहला बात क्या बता दिए, विधि कानून बता दिए कि क्या है, उसका अर्थ बता दिए। अब बात करते हैं अपवाद कि जो विधि के समता और विधि का समान संरक्षण है उसका अपवाद है क्या। अब वो अपवाद है। ठीक, बात समझ रहे हैं। देखो बताएं हम इतना ही है कि विधि के समक्ष समानता होगा। देखो भाई, विधि के समक्ष समानता होगा, असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जा सकता है। ये है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। तो इसके लिए असमानता के लिए तार्किक होना चाहिए ना, और सबको समझ में आना चाहिए। उदाहरण में मातृ अवकाश बतीवे किए। अब देखते हैं कि विधि का जो समान समता है उसका कोई अपवाद है क्या। तो अपवाद नहीं, इसको याद रखना। अपवाद तो बहुत और भूलना, अपवाद तो खास तौर पर याद रखना, समझ रहे हो। देखो अपवाद क्या कहता है। अपवाद आर्टिकल 361, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 361, ठीक है। इसमें है अपवाद। क्या अपवाद है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है। 361 के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है। ध्यान देना, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए है, समझ रहे हो, आर्टिकल 361 के अनुसार। तो अब देखो क्या क्या है, इनको क्या विशेषाधिकार है। कानून क्या कहता है कि विधि के समक्ष सब लोग समानता है, तो इनको विशेषाधिकार है। तो क्या अधिकार है, 361 याद रखना। 361 में ये कहता है कि कार्यकाल में, मतलब अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल वर्किंग में है, कार्यकाल में है, तो किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। क्या है, किसी भी कार्य के लिए कार्यकाल में किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाब दे नहीं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसको जवाब देने के लिए कि आप ऐसा क्यों किए, काहे किए, इसके लिए न्यायालय में नहीं बुला सकते 361 के अनुसार। अगर ऐसा सोचो कि क्यों रखा गया है, अगर ऐसा हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल हमेशा जाते रहे कोर्ट में, आप कहे कि हाई काम काहे किए हो। बात समझ रहे हैं। मर्डर कर दिए तो नहीं कुछ। अब उसके बाद किसी भी कार्यकाल पर पद पर रहते हुए गिरफ्तारी और कारावास से छूट है। पद पर है ना, तो यही आ गया, पद पर रहते हुए क्या चीज, गिरफ्तारी और कारावास। देखो आप जो सोच रहे हो ना, मर्डर कर दिए, चाहिए कर दिए, उसके लिए
महाभियोग होगा, चाहिए होगा, ऐसे लोग करता नहीं है। और रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा होता नहीं, पलाई हटा दिया जाता है। ठीक, समझ रहे हो? वैसे तो पता नहीं जाएगा तो मर्डर करेगा। पद पर रहते हुए, सुनो भाई अंतर है, गिरफ्तारी भी नहीं होगा। पद पर रहते हुए आप ना दंडित मुकदमा नहीं चला सकते किसी भी कोर्ट में। पद पर है ना, दांडिक मुकदमा नहीं, उन पर केसो नहीं चलेगा कोई, मतलब दंड देने वाला या फौजदारी वाला। बात समझ रहे हैं? अब अगर उनका व्यक्तिगत हो, जैसे हम राष्ट्रपति बन जाए, ठीक, बात समझ रहे हो, और राष्ट्रपति बन गए, हमारे पाटीदार धोके केस कर दिया दीवानी, तब चलेगा कि नहीं? चलेगा। तो उसके पहले हमको 2 महीना पहले हमको नोटिस दो, मतलब हमारे कार्य से नहीं, हमारा पहले का दीवानी मामला है, हमारा जमीन है घर में, समझ रहे हो, और तब केस कर दिया कोई, तब चलेगा कि नहीं? तब चल सकता है। तो अगर दीवानी चल सकता है, मगर उसके पहले हमको नोटिस 2 महीना पहले चाहिए ना। अगर चलाना भी हो ना, दीवानी चल सकता है तो 2 महीना पूर्व नोटिस चाहिए, समझ रहे हो? दीवानी चल सकता है, मगर 2 महीना पहले क्या होना चाहिए? नोटिस होना चाहिए कि आप पर ऐसा हो जा रहा है, मगर वो मेरे व्यक्तिगत कार्य के लिए, ठीक। अब इसी में एक और ध्यान रख लेना, जो है 361 के क में, 361 का क ध्यान रखना, 361 का क, जैसे ए लिखे चाहे ए लिखे चाहे 1 लिखे, 361 क्या है? देखो, जैसे राज्यसभा या लोकसभा को आप उसका फोटो खींचना अपराध है, समझ रहे हो? उसमें फोटो खींचना, उसका वायरल करना, चाहिए करना, ये सब गलत है। मगर अगर कोई मीडिया वाला सत्य घटना का प्रसारण कर रहा है तो वो अपराध में नहीं है, समझ रहे हैं? सत्य घटना की कार्यवाही के प्रशासन से छूट है, फर्जी नहीं, समझ रहे हैं? सत्य घटना का प्रसारण से, इसीलिए देखिएगा राज्यसभा चाहे इस पर आ जाता है, ये जो होता है, मगर वो उसके ये का सिक्योरिटी के मामला से उसको आप नहीं बाहर ला सकते। सरकारी न्यूज़ को आते हैं, डीडी न्यूज़ को आते हैं, सब बात समझ रहे हैं? क्लियर है? अब देखो, ये आर्टिकल याद रखना, एक और आर्टिकल याद रखना, 105 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 105, ये अपवाद का बात कर रहे हैं हम। किसका बात कर रहे हैं? अपवाद का। देखो, एक है ना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखो, जैसे विधि का समान संरक्षण है, अब सोचो थोड़ा सा, विधायक हो चाहे एमपी हो, जैसे संसद में बैठ कर ना वो लोग किसी को कुछ भी अभद्र भाषा बोल सकता है, अब बोलता है, क्यों? क्योंकि उसके लिए वो न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। बाहर बोल देंगे ना कुछ, समझो बात को, अभी राहुल गांधी को हुआ था, बाहर बोल दीजिएगा तो केस हो जाएगा, और संसद में हाउस में बोल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो इस तरह कुर्सी उर्सी फेंकने लगता है लोग, कुछ बोल देता है लोग, उसका अलग है कि ज्यादा से ज्यादा होगा तो मार्शल बुलाकर आपको निकाल दिया जाएगा, मगर आप पर केस नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो अनुच्छेद 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत आप पर केस नहीं चलेगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए देखिएगा कि संसद लोग चाहे ये लोग यानी उसमें कुछ बोल देता है, सुने कि नहीं? अभी राहुल गांधी के साथ हुआ था, बाहर पब्लिक तो बोलने बोलिए ना, तो कंट्री में बोले चाहे इसमें बोले, कहीं बोले, ठीक है, हाँ, मगर यही बात आप और संसद में बोल सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये कहता है कि संसद या संसदीय समिति के सदस्यों द्वारा कभी बात या मत के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। संसद या संसदीय समिति
संसद या संसदीय समिति में कही बात या मत के लिए कही बात या मत के लिए न्यायालय में जवाब देह नहीं होगा। देख रहे हैं, संसद हो या संसदीय समिति हो, अगर उसमें आप कोई बात कह दे रहे हैं तो न्यायालय में आप उसके लिए जवाबदेह नहीं, इसीलिए खुल कर बोलता है। क्या? हाँ, थोड़ा सा है। ये अनुच्छेद कितना कहता है? 105, 361 याद रखना, 105 याद रखना, ठीक। और एक अनुच्छेद है 194। 194 यही आर्टिकल चीज हुआ है। 194 ये है विधान परिमंडल के लिए, विधान मंडल के लिए। ये क्या है? विधान मंडल के लिए। विधान मंडल में मतलब कहा गया दोनों विधानसभा और विधान परिषद। ये पूछता है कि यही आर्टिकल जो है उनको शक्ति देता है कि विधानमंडल में या चाहे संसद में कुछ बोलिए, ज्यादा बोलिएगा तो ये हो जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, चाहिए आपको मार्शल से बुलाकर बाहर फेंकवा दिया जाएगा, सस्पेंड। मगर न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, समझ रहे हो? आपको सस्पेंड किया जा सकता है, राहुल गांधी को तो किया गया था, मगर उसके लिए वो कोर्ट नहीं जा सकते, ये है। और सब संसद में और सब कार्रवाई हो सकती है, ज्यादा उदंड करोगे तो सदस्यता रद्द हो सकती है आपकी, बहुत ज्यादा आप करोगे तो। ऐसा मत समझना कि कुछ बोलेंगे। हाँ, न्यायालय में आप नहीं जा सकते, केस नहीं चलेगा, कहने का मतलब ये है, बुझ रहे हो? आपकी सदस्यता जा सकती है, सस्पेंड हो सकते हो, ज्यादा कूदफाद करोगे तो मार्शल से बुलाकर आपको उठाकर बाहर फेंकवा दिया जाएगा। ये सब किया जा सकता है आपके साथ, मगर आप पर केस नहीं किया जाएगा। वो संसद के लिए कौन सी शक्ति दे रहा है? 105, और विधानमंडल के लिए 194, और 361 क्या दे रहा है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को केस में। ये किसके अपवाद में आ जाएगा? हाँ, एक और बात लिख लो यहाँ पे, 31, ये तो थोड़ा याद रखना, 31 जो है 31C, ठीक, 31C विशेष तौर पर लाल से लिख रहे हैं, ठीक, इसको याद रखना। डीपीएसपी में ऐसे ध्यान दो, इसको एक ट्रिक से याद रखो, जहां 31C आता है वहां 14 चला जाता है, ऐसे यादों रखता है लोग, ठीक है। देखो, जहां 31C आएगा वहां 14 अनुच्छेद चला जाएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो 31C में क्या है? 31C में ऐसा कुछ प्रावधान है ना कि उसको लागू करोगे ना तो 14 खत्म होकर करेगा, इसीलिए पूछता है। आपको ऐसे याद रखिएगा, जहां 31C आता है वहां 14 चला जाता है, मतलब 31C लागू होगा तो 14C का आपका 14 का वायलेशन होगा, ये सत्य है। तो यही लिखिए दिया गया कि आप आर्टिकल किसके अनुसार आप नहीं कर सकते। देखो इसमें है क्या कि आगे पढ़ाएंगे, डीपीएसपी में है, हाँ 39 ख में और 39 गांव को, 39 ख और डीपीएसपी में, डीपी क्या होता है? डीपीएसपी में 39 ख और 39 ना को लागू करने के लिए ये आ जाता है, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? 39 ये ऐसे ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग 39 में क्या है, रन देते हैं।